please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं oogenesis प्रोसेस को। oogenesis प्रोसेस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फीमेल गैमेट दैट इज ओवम बनता है। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। तो गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट के बनने को प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस जो है दो तरह का होता है, एक oogenesis, एक स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म बनता है जो कि मेल गैमेट है, oogenesis के थ्रू ओवम बनता है जो कि फीमेल गैमेट है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग oogenesis को डिस्कस करने जा रहे हैं। oogenesis जो है 12th का सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे जो है अच्छा टॉपिक है। ये बहुत समझने वाला चीज़ है जिसमें बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको oogenesis को एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझाने का। पहले मैं डायग्रामेटिकली इसको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी का पूरा लाइन बाय लाइन जो है नोट्स दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग oogenesis को शुरू करने जा रहे हैं। oogenesis मतलब सबसे पहले क्या है कि गैमेटोजेनेसिस जो है दो तरह का होता है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे स्पर्म बनता है। एक गैमेटोजेनेसिस क्या होता है जिसे हम लोग oogenesis कहते हैं। oogenesis के थ्रू क्या बनता है, ओवम। तो ओवम जो है ये फीमेल गैमेट है। ओवम क्या है, तो ये फीमेल गैमेट है, जबकि स्पर्म क्या है, तो स्पर्म मेल गैमेट है। तो इससे स्पर्मेटोजेनेसिस से भी गैमेट बन रहा है, oogenesis से भी गैमेट बन रहा है। तो दोनों को एक साथ गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये जो oogenesis प्रोसेस है, oogenesis में दो तरह का स्टेप होता है। oogenesis क्या होता है, oogenesis एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ही में है, एनसीईआरटी में एक ही जगह पे जो पूरा oogenesis डिस्कस है। लेकिन जो हम लोग पढ़ाते हैं कि oogenesis दो तरह से, मतलब एक फॉलिकुलर जेनेसिस, एक oogenesis। तो फॉलिकुलर जेनेसिस जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉलिकुलर जेनेसिस में कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसमें पढ़े थे ना कि प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, बाद में वो मैच्योर फॉलिकल जिसे हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। फिर ग्राफियन फॉलिकल से आपको सेकेंडरी oocytes होता है, निकलता है। तो वो फॉलिकुलर जेनेसिस और oogenesis जो गैमेट का फॉर्मेशन है, जो ओवम है, दोनों एक साथ एनसीईआरटी में दिया हुआ और दोनों एक साथ प्रोसेस होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों को एक साथ पढ़ने का। जैसे पहले समझिएगा कि हम पहले क्या पढ़े थे कि एक फीमेल ओवरी है, एक फीमेल ओवरी है। तो इस फीमेल ओवरी के अंदर सबसे पहले एक प्रीमोडियल सेल होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रीमोडियल जर्म सेल। तो ये प्रीमोडियल जर्म सेल जो होता है यही बड़ा होके बनाता है क्या कि सबसे पहले ये बनाता है प्राइमरी oocytes, फिर सेकेंडरी oocytes, वो तो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताए थे कि एक सेल होता है जिसके ऊपर में पहले एक फॉलिकल्स लगता है जिसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। फिर ये और बड़ा होता है जिसे हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। फिर ये और बड़ा होता है जिसे हम लोग टर्सरी फॉलिकल कहते हैं। और ये जब सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जब एकदम मैच्योर हो जाता है, जिसे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। दिस इज प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर में और सारा लेयर चाहता है और ये बड़ा होता है जिसे हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। वो और बड़ा होता है जिसे हम लोग टर्सरी फॉलिकल्स कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो मैच्योर फॉलिकल्स होता है जिसे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं, तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर फॉलिकल्स को कहते हैं। तो इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो है ये सेकेंडरी oocytes प्रेजेंट होता है। ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो सेकेंडरी oocytes प्रेजेंट होता है। तो जब ओवुलेशन होता है एट द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे ये 28 दिन का साइकिल होता है। 1 से लेके कितने दिन तक का, 1 से लेके 28 दिन तक का नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। इसमें जो 14th डे होता है, 14th डे 14वां दिन, जिसको हम लोग डे ऑफ ओवुलेशन कहते हैं। डे ऑफ ओवुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है ओवम रिलीज होता है ओवरी से। तो एक्चुअली ओवम नहीं रिलीज होता, क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocytes। तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होता है, तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स आपको रप्चर होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होगा। रप्चर होने के बाद इस ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocytes निकलता है। क्या निकलता है, सेकेंडरी oocytes निकलता है।
तो ये सेकेंडरी oocytes जो है आपको, ये सेकेंडरी oocytes ओवरी से तो 10th क्लास में पढ़ेंगे द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज नॉन एज ओवुलेशन। तो ओवरी से एक्चुअली ओवम नहीं निकलता, ओवरी से क्या निकलता, ओवरी से सेकेंडरी oocytes निकलता, फिर जाके बाद में इस सेकेंडरी oocyte से ओवम निकलता। सेकेंडरी oocyte से जब स्पर्म का फ्यूजन होता है तब उससे जाके जो है ओवम निकलता, फिर ओवम और स्पर्म फ्यूज करता। वो चीज़ हम लोग ये जब पढ़ेंगे oogenesis प्रोसेस पूरा डिटेल में तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी हम ये पहले पुराने वाले क्लास को फिर से डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि फोलिकुलोजेनेसिस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है इसके ऊपर में एक लेयर चढ़ता है जिसे हम लोग ग्रेनुलोसा सेल का लेयर चढ़ता है, जिसे हम लोग प्राइमरी फोलिकल्स कहते हैं। फिर उसके ऊपर में एक लेयर चढ़ता है सेकेंडरी फोलिकल्स, फिर टर्शियरी फोलिकल्स, फिर उसके बाद जो हर एक महीने में जो है एवरी मंथ में ओवरी से एक फोलिकल्स मैच्योर हो जाता है। तो जो मैच्योर फोलिकल्स होता है जिसे हम लोग ग्राफिन फोलिकल्स कहते हैं, तो उस ग्राफिन फोलिकल से क्या रिलीज होता है, तो उस ग्राफिन फोलिकल से सेकेंडरी oocytes रिलीज होता है। तो ये सेकेंडरी oocytes आखिर ग्राफिन फोलिकल्स में आता कहाँ से है, तो ये सेकेंडरी oocyte डायरेक्ट नहीं होता, सबसे पहले होता है आपको ये प्राइमरी oocytes, फिर जाके वो प्राइमरी oocytes का जो है डेवलपमेंट होके सेकेंडरी oocytes बनता है। लेकिन सेकेंडरी oocytes ये कैसे कैसे बनता है, अब देखिए ये फोलिकल्स का डेवलपमेंट एक साथ हुआ, उसी के साथ में जो इसके अंदर जो आपको सेकेंडरी oocytes होता है, यानी कि ये अगर मान लीजिए ये प्रीमोडियल सेल है, ये प्रीमोडियल जर्मिनल सेल। देखिए गैमेट कौन सेल बनाता है, पहले ही बताए थे गैमेट जो जर्म सेल बनाता है। जैसे मेल के केस में मेल जर्म सेल से गैमेट बनता है, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन मिलता है, उसी तरह फीमेल के केस में भी जो है प्रीमोडियल जर्म सेल होता है। फीमेल के केस में क्या होता है, तो फीमेल के केस में प्रीमोडियल जर्म सेल होता है। तो ये जर्म सेल के ऊपर में फोलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, जर्म सेल के ऊपर में फोलिकल्स का। ये जो फोलिकल्स का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफिन फोलिकल्स, तो जैसे जैसे फोलिकल्स का डेवलपमेंट होता रहता है उसके ऊपर में साथ साथ उसके अंदर में जो आपको oocytes है, उसके अंदर में जो oocytes है उस oocytes का भी डेवलपमेंट होने लगता है। तो सबसे पहले जो जर्मिनल सेल होता है जिसे हम लोग प्रीमोडियल क्या कहते हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल, ये प्रीमोडियल जर्म सेल जो है ये सबसे पहले जो है डिवाइड करता है। प्रीमोडियल जर्म सेल सबसे पहले क्या करता है, तो डिवाइड करता है। तो प्रीमोडियल जर्म सेल डिवाइड करके क्या बनाता है, ये प्राइमरी oocytes बनाता है। क्या बनाता है, प्राइमरी oocytes। तो ये देख रहे हैं पहले प्रीमोडियल जर्म सेल है, फिर प्राइमरी oocytes बनाता है, फिर प्राइमरी oocytes के ऊपर में जो फॉलिकल चढ़ता है उसे प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। फिर वो ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये प्राइमरी oocytes, ये देखिए प्राइमरी oocytes के ऊपर में जो फॉलिकल्स होता है उसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल्स आपको सेकेंडरी फॉलिकल्स बनता है, तो उसके ऊपर में जो लेयर रहता है उसे हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। बस यही, लेकिन उसके बाद फिर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता रहता है और सेकेंडरी oocytes आपको कांस्टेंट रहता है। फिर बाद में जो है सेकेंडरी oocytes रिलीज होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको हम लोग समझाने का कोशिश करेंगे आसानी से। तो देखिएगा एक्चुअली होता है क्या कि मेल के केस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, मेल के केस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो मैच्योरिटी आने के बाद होता है। मैच्योरिटी आने के बाद होता है कि जब इंसान एक कोई मेल बॉय है वो बर्थ लेता है, बर्थ लेने के बाद जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद मैच्योरिटी अटेन करने के बाद पुबर्टी आने के बाद उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन oogenesis का जो प्रोसेस है, लेकिन oogenesis का प्रोसेस है ये फीमेल गर्ल चाइल्ड को जन्म लेते ही, मतलब जिस समय एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीमेल रहती है, अगर कोई गर्ल चाइल्ड है अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है उसी समय उसका जो oogenesis प्रोसेस शुरू होने लगता है। उस समय उसका क्या होता है, oogenesis प्रोसेस शुरू होने लगता है। जब कोई गर्ल 7th वीक ऑफ जेस्टेशन में रहती है उसी समय उसके ओवरी के अंदर जो है oogenesis प्रोसेस शुरू हो जाता है। oogenesis प्रोसेस कब शुरू होता है, तो 7th वीक ऑफ जेस्टेशन, 7th वीक ऑफ जेस्टेशन। तो जिस समय गर्ल चाइल्ड जो है अपने 7वें सप्ताह में रहती है माँ के वॉर्म के अंदर, उसी समय उसका oogenesis प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन ये oogenesis प्रोसेस जो है ये इंट्राएम्ब्रियोनिक लाइफ में इनकम्प्लीट होता है। फिर जन्म लेने के बाद फिर जाके उसका और जो प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आधा प्रोसेस जो है इंट्राएम्ब्रियोनिक होता है,
फिर उसके बाद कुछ प्रोसेस बर्थ के बाद होता है, और फिर कुछ प्रोसेस जो है मैच्योरिटी आने के बाद होता है। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है कि फीमेल का सबसे पहले जो है प्रीमोडियल जर्म सेल, ये याद रखिए कि इसी जर्म सेल से जो है फीमेल गैमेट बनता है कि प्रीमोडियल जर्म सेल। सबसे पहले एक फीमेल के ओवरी के अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल होता है। ये प्रीमोडियल जर्म सेल जो है माइटोटिक डिवीजन करता है। ये प्रीमोडियल जर्म सेल कौन सा डिवीजन करता है? तो ये माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन करके ये जो है अपना संख्या बढ़ाता है। फिर सबसे पहले एकदम शुरू से बता रहा है कि प्रीमोडियल जर्म सेल जो है ये माइटोटिक डिवीजन करेगा। अब माइटोटिक डिवीजन करेगा तो पढ़ चुके कि माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम का संख्या सेम होता है। तो अगर प्रीमोडियल जर्म सेल अगर डिप्लॉयड है 46 है 2n है, तो वो जितना भी सेल बनाएगा वो सब क्या होगा? वो सब डिप्लॉयड रहेगा और 46 ही रहेगा, 2n ही रहेगा। तो प्रीमोडियल सेल अगर कोई एक प्रीमोडियल सेल है तो वो प्रीमोडियल सेल जो है माइटोटिक डिवीजन करके अपना संख्या बढ़ाता है। तो माइटोटिक करके अपना संख्या जब वो बहुत बढ़ा लेगा, यहाँ तक कि जब मिलियंस हो जाता है, तो एक्चुअली ये शुरू होता है, पहले कम होता है, मतलब 7th वीक के समय जो है इसके अंदर जो है प्रीमोडियल जर्म सेल लगभग जो है प्रीमोडियल जर्म सेल जो है लगभग इसमें कितना रहता है? तो लगभग इसमें जो है 40,000 45,000 रहेगा, लेकिन शुरू में 7th वीक में। लेकिन ये जैसे जैसे ये 14, 15, 20th वीक में जाएगा तो 5 से लेके 5.5 to 7 मिलियन जो है ये प्रीमोडियल जर्म सेल जो है बन जाता है, जिसे हम लोग ऊ-गुनिया भी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल है, प्रीमोडियल जर्म सेल माइटोटिक डिवीजन करके अपना संख्या बढ़ाता है, जिसे हम लोग ऊ-गुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग ऊ-गोनिया कहते हैं। ये ऊ-गुनिया उसी तरह से है जैसे स्पर्मेटोगोनिया था, कि जैसे मेल के केस में स्पर्मेटोगोनिया था, इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है, और ऊ-गुनिया से क्या बनता है? तो ऊ-गुनिया से ओवम बनता है। ऊ-गुनिया को कहते हैं मदर सेल। ऊ-गुनिया क्या कहते हैं? तो इसको मदर सेल कहते हैं, मदर सेल। तो ये ऊ-गुनिया जो है ना, ये मदर सेल है। यही ऊ-गुनिया जो है बाद में डिवाइड करके ओवम बनाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले ऊ-गुनिया रहता है। तो ये ऊ-गुनिया क्या करता है? ये फिर ऊ-गुनिया जो है माइटोटिक डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन। ये ऊ-गुनिया माइटोटिक डिवीजन करने के बाद ऊ-गुनिया माइटोटिक डिवीजन करता है और जो है अपने में डिफरेंशिएशन करता है और ग्रोथ करता है और प्राइमरी oocytes बनाता है। तो अगर ऊ-गुनिया आपको 2n है तो ये प्राइमरी oocyte जो है ये भी आपको 2n ही रहेगा, डिप्लॉयड होगा। प्राइमरी oocytes क्या होता है? ये पूछ सकता है कि प्राइमरी oocyte जो है वो डिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड होता है? तो प्राइमरी oocytes भी आपका डिप्लॉयड होता है, प्रीमोडियल जर्म सेल भी आपका डिप्लॉयड होता है। ये जर्म सेल जो है पहले माइटोटिक डिवीजन करके अपने संख्या को बढ़ाता है, जिसे हम लोग गैमेट मदर सेल कहते हैं, यानी कि ऊ-गुनिया कहते हैं। मतलब ऊ-गुनिया क्या? तो ऊ-गुनिया जो ना ओवम की मदर है। ऊ-गुनिया क्या? ओवम की मदर है। जो भी गैमेट बनेगा फीमेल गैमेट की मदर क्या है? तो ऊ-गुनिया है, जो कि डिप्लॉयड रहता है। तो ये ऊ-गुनिया जो है माइटोटिक डिवीजन करके और ये ग्रोथ होता है, ऊ-गुनिया का डेवलपमेंट होता है, तो ये प्राइमरी oocytes बनता है। क्या बनता है? ये प्राइमरी oocytes। 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी जो है, जब 20वां सप्ताह होता है, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के यानी कि वही प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह में जो है आपको प्राइमरी oocytes बन जाता है। तो सबसे पहले ऊ-गुनिया रहता है। ऊ-गुनिया जो है आपको किस चीज़ में डिवाइड होकर माइटोटिक डिवीजन होकर क्या बना लेता है? तो ऊ-गुनिया डिवाइड होकर प्राइमरी oocytes बनाता है। अब ये प्राइमरी oocytes जो है, ये प्राइमरी oocytes, इस प्राइमरी oocytes में ये म्योसिस शुरू होगा। प्राइमरी oocytes में क्या शुरू होगा? प्राइमरी oocytes में म्योसिस शुरू होगा, लेकिन ये प्राइमरी oocytes अपना म्योसिस कंप्लीट नहीं कर पाता। एक्चुअली होता है क्या कि प्राइमरी oocytes में म्योसिस 1 शुरू हो जाएगा, प्राइमरी oocytes में म्योसिस 1 शुरू हो जाता है, लेकिन ये म्योसिस 1 जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है। म्योसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो ये म्योसिस 1 रुक जाता है। कहाँ पे रुक जाता है? तो प्रोफेज 1 में।
ठीक है। जैसे म्यूसिस 1 का होता है ना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो म्यूसिस 1 का भी जो प्रोफेज है सबसे पहला वाला फेज में, उसी में भी रुक जाता है। अब प्रोफेज का भी जो है सब स्टेज होता है, यानी कि प्रोफेज में जो होता है जाइगोटीन, डिप्लोटीन, ठीक है, पैकेटीन, ये सब प्रोफेज का भी स्टेज होता है, जो कि सेल डिवीजन में आप डिटेल में पढ़िएगा। तो उसमें एक स्टेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन स्टेज में जो है, प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में जो है ये अपना प्राइमरी oocytes डिवीजन को रोक देता है। देखिए प्राइमरी oocyte जो है वो मतलब प्राइमरी oocyte म्यूसिस करके फिर सेकेंडरी oocytes बनाना की कोशिश करता है, लेकिन ये प्राइमरी oocyte जो है म्यूसिस को कंप्लीट ही नहीं कर पाता। अगर म्यूसिस 1 कंप्लीट करेगा तब ना म्यूसिस 2 शुरू करेगा। लेकिन इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये अभी जो देखें आप ये पूरा इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल माइटोटिक करके अपने संख्या को बढ़ाता है, जिसे हम लोग ऊगुनिया कहते हैं, जो मदर सेल होता है। अब ये ऊगुनिया फिर से माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी oocytes बनाता है। तो ये ऊगुनिया से जो प्राइमरी oocytes बनता है ये 20वें वीक में बनता है। एक्चुअली 7th वीक ऑफ जेस्टेशन में जो ऊजीनेसिस शुरू हो जाता है, लेकिन प्राइमरी oocytes को बनते बनते जो है 20 सप्ताह लग जाता है। 20वां सप्ताह में आपके ये प्राइमरी oocytes बन जाता है। अब ये प्राइमरी oocytes भी आपका डिप्लॉयड रहता है। अब ये प्राइमरी oocytes फिर से अपना फर्दर डेवलपमेंट के लिए म्यूसिस 1 शुरू करता है, ठीक है। लेकिन म्यूसिस 1 इसका कंप्लीट नहीं हो पाता, म्यूसिस 1 स्टॉप हो जाता है। कहाँ पे स्टॉप हो जाता है? तब प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में रुक जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है, अच्छा ये जान लीजिए कि ऊगुनिया जितना बनना है वो जन्म से पहले जितना बनना है वो बन जाएगा, लेकिन जन्म के बाद ऊगुनिया की संख्या नहीं बनता। नो ऊगुनिया फॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ के बाद ऊगुनिया नहीं बनता। इसीलिए ऊगुनिया आप जितना बनाना है ऊगुनिया वो बर्थ से पहले बना लेता है। लेकिन जैसे क्या कहते हैं कि 7 मिलियन ऊगुनिया रहता है शुरू में, लेकिन फिर एक होता है एट्रेसिया एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के मदद से ये जो है फोलिकल सब जो ओवरी के अंदर रहता है वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो क्या होने लगता है? तो डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो शुरू में तो 7 मिलियन रहता है, लेकिन जन्म के टाइम पे फिर एक्चुअली 20 सप्ताह के बाद जो है जब प्राइमरी oocytes बन जाता है तो उसके बाद जो ऊगुनिया कुछ रहता है तो ऊगुनिया और ऊगुनिया सब डिजेनरेट होने लगता है। जिस प्रोसेस को डिजेनरेशन ऑफ द फोलिकल्स इनसाइड द फीमेल ओवरी इज नॉन एज एट्रेसिया। एट्रेसिया प्रोसेस से ओवरी के अंदर जो फोलिकल्स होता है वो फोलिकल सब डिजेनरेट होने लगता है। तो जन्म के टाइम पे लगभग जो है 2 लाख के अराउंड जो है वो ओगोनिया प्रेजेंट होता है। अब जितना ओगोनिया प्रेजेंट है बर्थ के टाइम पे उतने रहेगा। अब ओगोनिया जन्म के बाद नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये इतना जो भी प्रोसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि म्यूसिस 1 जो है प्रोफेज 1 में रुक जाता है, तो ये सब होता है इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में। फिर जन्म लेने के बाद जो है, जन्म लेने के बाद क्या होता है? तो फिर ये प्राइमरी oocytes में जो है, ये प्राइमरी oocyte जो है फिर ये प्राइमरी oocytes जो है जब ओवुलेटरी फेज जो है फीमेल में शुरू होता है, यानी कि ओवुलेशन। अब इतना जन्म से पहले हो गया, म्यूसिस रुका हुआ। अब जन्म के बाद जब फीमेल गर्ल जो मैच्योर होगी, फीमेल गर्ल जब मैच्योर होगी तो मैच्योर होने के बाद उसके अंदर FSH LHS हार्मोन का जो है लेवल राइज करेगा। तो जैसे LH और FSH का हार्मोन का लेवल जो है राइज करेगा, तो वो राइज करते ही जो है ये प्राइमरी oocyte जो है जो अपना ये म्यूसिस 1 को रोके हुआ था वो उसको क्या करेगा? वो उसको रिज्यूम करेगा। तो रिज्यूम देखिएगा NCERT में लिखा हुआ कि रिज्यूम जो होता है जस्ट बिफोर ओवुलेशन, मतलब कि ओवुलेशन से जस्ट पहले ये प्राइमरी oocytes अपना म्यूसिस शुरू करता है। वो क्या करेगा? फिर ये ओवुलेशन से जस्ट पहले ये अपना म्यूसिस 1 को जो है प्राइमरी oocytes अपना म्यूसिस 1 जो है म्यूसिस 1 कंप्लीट कर लेगा। म्यूसिस 1 कंप्लीट कर लेगा, यानी कि बर्थ से पहले जो प्राइमरी oocyte जो है जो अपना ये सेल डिवीजन का स्टेज रोके हुआ था वो बर्थ के बाद अब फिर क्या है कि 14 साल की जब या 15 साल की जब फीमेल गर्ल हो जाती है तब उसके बाद उसके अंदर जो हार्मोनल चेंज आता है जिसकी वजह से ये प्राइमरी oocyte जो अपने डिवीजन को रोके हुआ था वो डिवीजन को फिर रीजनरेट करता है। जैसे ही डिवीजन कंप्लीट होता है तो ओवुलेशन होता है। डिवीजन जैसे कंप्लीट होता है क्या शुरू होता है? ओवुलेशन शुरू होता है। ओवुलेशन होगा। अब ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, तो एक बड़ा सेल सेकेंडरी oocyte एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। यहीं पे क्या बनाता है? तो फर्स्ट पोलर
बॉडी बनाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाया और यहाँ पर से सेकेंडरी oocytes जो है रिलीज होता है। तो यही ना कि सेकेंडरी oocyte जो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है वो कहाँ से आता है, तो ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करता है। फर्स्ट पोलर बॉडी में 2 सेल बनाएगा, 1 सेल 2 सेल बनाएगा, तो फर्स्ट पोलर बॉडी या सेकेंडरी oocytes। तो ये आपको 2n रहता है प्राइमरी oocytes, लेकिन सेकेंडरी oocyte चूंकि म्यूसिस 1 हो गया है तो म्यूसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का संख्या n हो जाता है। अब जाके सेकेंडरी oocyte जो आपका हैप्लॉइड बन जाता है। तो होता है क्या कि ये म्यूसिस 1 को जो है जन्म से पहले शुरू करती है फीमेल चाइल्ड गर्ल, लेकिन उसको स्टॉप की रहती है। अब जैसे मेच्योरिटी आता है, ये कब है, पुबर्टी आने पर, पुबर्टी आने पर क्या होता है कि प्राइमरी oocyte जो है, पुबर्टी आने पर क्या होता है कि प्राइमरी oocytes अपना जो है म्यूसिस 1 जो रोके रहता है उसको कंप्लीट करता है। अब फिर म्यूसिस 1 जैसे कंप्लीट होता है तो 1 सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाता है, एक बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी, एक बनता है आपको सेकेंडरी oocytes। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है, ये सेकेंडरी oocytes यही ओवुलेशन के टाइम में रिलीज होता है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल फटता है, वहाँ से सेकेंडरी oocyte से रिलीज होता है। अब जैसे म्यूसिस 1 कंप्लीट हुआ, इसके जस्ट बाद जो है म्यूसिस 2 शुरू होता है। अब ये जो आपका सेकेंडरी oocytes है, ये क्या है, ये आपको अगर सेकेंडरी oocytes है तो सेकेंडरी oocytes आप क्या करेगा, ये सेकेंडरी oocytes आपको म्यूसिस 2 शुरू करेगा। अब इसमें जैसे म्यूसिस 2 शुरू होगा तो ये म्यूसिस 2 जो है कंप्लीट नहीं होगा, फिर म्यूसिस 2 को कहाँ पे रोके रहेगा, तो ये मेटाफेज के जो है मेटाफेज 2 पर जो है इसको रोके रहेगा। यानी कि जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रोफेज शुरू होता है, लेकिन ये म्यूसिस 1 शुरू होता है, लेकिन म्यूसिस 1 को प्रोफेज पे रोक लेती है फीमेल गर्ल। फिर उसी तरह मैच्योरिटी आने पर, पुबर्टी आने पर फिर अपना जो है ये म्यूसिस 1 को कंप्लीट करती है। अब म्यूसिस 1 कंप्लीट होता है, 2 गो सेल प्रोवाइड होता है, अनइक्वल सेल, एक छोटा जो होता है जिसको हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, एक बड़ा होता है जो सेकेंड पोलर बॉडी होता है। इसमें पूरा जो वो होता है साइटोप्लाज्म या न्यूट्रिएंट वो सारा इसमें भरा होता है, सेकेंडरी oocytes में। तो इसीलिए ये होता है फर्टाइल, ये जो होता है फर्स्ट पोलर बॉडी ये एस्टेराइल होता है। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाता है, ये सेकेंड पोलर बॉडी ये सेकेंडरी oocyte जो है फिर सेकेंडरी oocytes अपना म्यूसिस 2 शुरू करता है, लेकिन म्यूसिस 2 को ये कंप्लीट नहीं करेगा। म्यूसिस 2 को जो है ये मेटाफेज पे रोके रहेगा। अब ये मेटाफेज पे तब तक रुका रहेगा जब तक इस पे स्पर्म का एंट्री नहीं होगा। अब जैसे स्पर्म आएगा, यानी कि ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। अब सेकेंडरी oocyte जो फ्लैपियन ट्यूब में मूव कर रहा है। अब क्या हुआ कि फ्लैपियन ट्यूब में जो है अगर गर्ल मैरिड गर्ल है तो उसको स्पर्म रिसीव हुआ। अब वो स्पर्म और ये सेकेंडरी oocytes, जैसे स्पर्म इस सेकेंडरी oocytes के अंदर घुसेगा, बस उसके बाद क्या होगा कि ये सेकेंडरी oocytes एक फीमेल गैमेट दैट इज ओवम रिलीज कर देगा। फिर जाके अब स्पर्म जो आपका इसके अंदर एंट्री मार चुका है, अब ये स्पर्म और ये जो है ओवम फ्यूज होगा। ये जैसे स्पर्म इसके अंदर घुसा है, जैसे स्पर्म सेकेंडरी oocytes के अंदर घुसता है, अब ये जो है अपना म्यूसिस 2 को जो है कंप्लीट कर लेगा। म्यूसिस 2 कंप्लीट करके फिर म्यूसिस 2 जैसे होगा तो सेकेंडरी oocyte से 2 चीज निकलेगा ना भाई, कोई भी सेल डिवाइड करता है तो 2 सेल बनाता है, तो एक छोटा सेल फिर बनाएगा, एक बड़ा सेल बनाएगा, तो ये जो छोटा सेल बनता है फिर यहाँ पे जिसको हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी। तो सेकेंड पोलर बॉडी जो है, सेकेंड पोलर बॉडी ये कब रिलीज होता है, तो ये जब स्पर्म का सेकेंडरी oocytes में फ्यूजन होता है तब सेकेंड पोलर बॉडी। और ये जो बड़ा वाला सेल रहता है जो ओवम रहता है, इसी ये क्या है, ये ओवम है, तो इसी ओवम के साथ स्पर्म जो है आपको फ्यूज करेगा स्पर्म, और फिर जाके जायगोट का फॉर्मेशन होगा। इसको जो है हम एक बार और समझाना चाहेंगे कि बस इसमें है कुछ नहीं, कि बस समझिएगा कि यहाँ तो समझ गए ना कि इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होगा। इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपको प्राइमरी oocyte बन जाता है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्राइमरी oocyte बन जाता है, लेकिन ये प्राइमरी oocytes है, लेकिन ये प्राइमरी oocyte जो है अपना म्यूसिस 1 को जो ये प्राइमरी oocytes म्यूसिस 1 को जो ये कंप्लीट नहीं किए रहता। पुबर्टी आने पर, मैच्योरिटी आने पर जब हार्मोन का लेवल राइज करता है, तो जैसे हार्मोन का लेवल राइज कर जाता है तो ये प्राइमरी oocytes अपना म्यूसिस कंप्लीट करता है। म्यूसिस कंप्लीट करके 2 सेल बनाएगा, एक छोटा सेल एक बड़ा सेल। तो ये था आपको प्राइमरी oocyte। अब इससे जो बना ये आपको सेकेंडरी oocyte। तो ये था आपको फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या है फर्स्ट पोलर बॉडी? जब प्राइमरी oocytes डिवाइड करता है तो पहला पोलर बॉडी आपको बनता है, पहला पोलर बॉडी बनता है और एक सेकेंडरी oocytes बनता है। फिर ये सेकेंडरी oocytes जो है अपना म्यूसिस 2 शुरू करता है, लेकिन ये म्यूसिस 2 को जो है म्यूसिस
टू को जो कंप्लीट नहीं कर पाता, रोके रहता है। कहाँ पे रोके रहता है? तो मेटाफेज पे रोके रहता है। अब जैसे ये सेकेंडरी oocytes में, अब ये तब तक रुका रहेगा जब तक उसको स्पर्म नहीं मिलेगा। अब सेकेंडरी oocytes में जैसे ही स्पर्म का एंट्री होता है तो फिर सेकेंडरी oocytes जो है डिवाइड होकर दो सेल। अब ये सेकेंडरी oocytes म्यूसिस 1 किया तो एन बनाना, अब ये सेकेंडरी oocytes एन है, तो इस पे जैसे स्पर्म का एंट्री होता है तो फिर ये दो सेल बनाता है, एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक और बड़ा सेल बनाता है जिसे हम लोग ओवम कहते थे। ये फिर सेकेंड पोलर बॉडी और ये फर्स्ट पोलर बॉडी दोनों डिजेनरेट कर जाएगा और ये ओवम के साथ स्पर्म का जो है फर्टिलाइजेशन होता है। बस यही प्रोसेस है। इसको जो है हम एक बार और जो है वो पॉइंट वाइज नोट्स की तरह समझाएंगे, अभी रफली समझाए थे, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसको ओजेनेसिस को डायग्रामेट्रिकली। ये डायग्राम जो बना हुआ है यहाँ पे ये एनसीईआरटी के बुक का डायग्राम है। इसमें क्या है कि ये ओजेनेसिस जो है 3 स्टेप में होता है। पहला फीटल लाइफ, दूसरा चाइल्ड टू बर्थ, तीसरा एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। यानी कि फीटल लाइफ में ओजेनेसिस जो है, ओजेनेसिस बार बार बता रहे कि ओजेनेसिस जो है जन्म से पहले शुरू हो जाता है। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ होता है, फिर उसका चाइल्ड टू पुबर्टी, फिर उसका जब रिप्रोडक्टिव लाइफ यानी कि पुबर्टी आने के बाद फिर अपना वो जाके कुछ आगे oogenesis को बढ़ाता है। तो सबसे पहले जो है इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या आता है? इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में बस आपको oogonia जो है, oogonia प्राइमरी oocytes बनाता है। oogonia क्या बनाता है? तो oogonia प्राइमरी oocytes बनाता है। अब oogonia से प्राइमरी oocytes कैसे बनता है? तो माइटोसिस डिवीजन करता है। oogonia जो है पहले माइटोसिस करके अपने संख्या को बढ़ाता है। oogonia माइटोसिस करके अपने संख्या को बढ़ाता है। तो जब माइटोसिस करके अपना माइटोसिस करेगा तो क्रोमोसोम का संख्या सेम रहेगा। तो oogonia में जितना डिप्लॉयड होगा तो oogonia से जो भी सेल माइटोसिस करेगा सब डिप्लॉयड होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि oogonia में ग्रोथ होता है कुछ, जिसके बाद जो oogonia प्राइमरी oocytes बन जाता है। oogonia से प्राइमरी oocytes बना, लेकिन ये oogonia से प्राइमरी oocytes आपको फीटल लाइफ में बनेगा, यानी कि इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब बच्चा जो माँ के पेट के अंदर रहती है फीमेल गर्ल चाइल्ड, उसी समय oogonia जो प्राइमरी oocytes बन जाता है। अब ये प्राइमरी oocytes अपना म्यूसिस 1 शुरू कर देता है, लेकिन इसका म्यूसिस 1 कंप्लीट नहीं होता है। तो म्यूसिस 1 कंप्लीट कब होता था? कंप्लीट प्रायर टू द ओवुलेशन, यानी कि जानते हैं ना कि 14 डेज में जो है ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन जिस समय होता है, ओवुलेशन से जस्ट पहले प्राइमरी oocytes अपना ये म्यूसिस 1 कंप्लीट करता है। तो ये प्राइमरी oocytes जैसे अपना म्यूसिस कंप्लीट करेगा, तो म्यूसिस 1 कंप्लीट करेगा तो एक सेल से 2 सेल बनेगा ना। ये देखिए प्राइमरी oocytes एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बना, तो एक छोटा सेल एक बड़ा सेल है। छोटा सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, अब बड़े सेल को सेकेंडरी oocytes कहते हैं। तो ये प्राइमरी oocytes अपना डिवीजन कब कंप्लीट करता है? तो कंप्लीट प्रायर टू द ओवुलेशन, ओवुलेशन से जस्ट पहले। एक्चुअली क्या होता है कि प्राइमरी oocyte जो है अपना म्यूसिस 1 को ये शुरू तो करता है इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में, लेकिन वो प्रोफेज 1 में, प्रोफेज के भी डिप्लोटीन स्टेज में, प्रोफेज का फिर सब स्टेज होता है, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये सब प्रोफेज का भी सब स्टेज होता है। तो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पर ये प्राइमरी oocytes अपना म्यूसिस को रोके रहता है। मोटा मोटी क्या हुआ ओवरऑल कि प्राइमरी oocytes म्यूसिस 1 शुरू करता है, लेकिन वो म्यूसिस 1 को कंप्लीट नहीं करता, वो प्रोफेज 1 पे रोके रहता है। अब वो चाइल्ड टू पुबर्टी तक रुका रहता है उसका म्यूसिस 1। जैसे ही पुबर्टी अटेन होता है, FSH LH का हार्मोन जो राइज करता है, जिसे हम लोग LH सर्ज कहते हैं, कि जो FSH और LH हार्मोन का जो है लेवल राइज कर जाता है। तो जैसे LH FSH लेवल का राइज करता है, ये प्राइमरी oocyte जो है ब्रेक कर जाता है। प्राइमरी oocyte अपना डिवीजन कंप्लीट डिवीजन कंप्लीट करता है और 2 सेल बनाता है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी एक सेकेंड पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी ये तो डिजेनरेट कर जाता है, और ये मेन होता है फर्टाइल सेल जो होता है, ये सेकेंडरी oocyte जो, ये सेकेंडरी oocyte जो है ये फिर आपको क्या करेगा कि अपना फिर ये सेकेंडरी oocyte वो ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होता है? ग्राफियन फॉलिकल से ये सेकेंडरी oocyte से रिलीज होता है, यानी कि ओवरी से आपको ओवम नहीं रिलीज होता। ओवरी से क्या रिलीज होता है? तो ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। अब ये सेकेंडरी oocyte जैसे रिलीज हुआ ओवरी से, ये फ्लैपियन ट्यूब में जाएगा और अपना ये सेकेंड म्यूटिक डिवीजन शुरू कर देता है। फ्लैपियन ट्यूब के अंदर अपना ये सेकेंड म्यूटिक डिवीजन शुरू कर देता है। मतलब कि जैसे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, सेकेंडरी oocytes बनता है, सेकेंडरी oocyte बनने के जस्ट बाद ये अपना म्यूसिस 2 शुरू कर देता है। लेकिन फिर ये म्यूसिस 2 को कंप्लीट नहीं करता, म्यूसिस 2 को रोके रहता है। कहाँ पर रोके रहता है? तो मेटाफेज
मेटाफेज 2 पर ये अपने मियोसिस 2 को रोके रहता है। अब ये मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 पर रुका हुआ है। अब सेकेंडरी oocytes आपको जो है वो फैलोपियन ट्यूब में चला गया। अब ये फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocytes अपने मियोसिस 2 को तब तक रोके रहेगा जब तक इसमें क्या नहीं हो जाएगा, जब तक इस पे स्पर्म का एंट्री नहीं हो जाएगा। अब जैसे सेकेंडरी oocytes पे स्पर्म का एंट्री होगा, यानी कि स्पर्म जब सेकेंडरी oocytes में एंट्री करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो जैसे सेकेंडरी oocyte जो है ये स्पर्म जो सेकेंडरी oocytes में एंट्री करेगा, उसके बाद क्या सेकेंडरी oocytes अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। फिर मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगा तो फिर ये एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा, एक छोटा सेल एक बड़ा सेल। तो छोटा सेल जो आपको सेकेंड पोलर बॉडी होगा और जो बड़ा सेल रहेगा आपका ओवम रहेगा। फिर ये स्पर्म जो है आपको अंदर जाने के बाद सेकेंडरी oocytes के अंदर जाने के बाद इस ओवम के साथ फ्यूज करके और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। बस समझना ये कि प्राइमरी oocytes अपना डिवीजन रोके रहेगा कब तक, जब तक जो है ये मैच्योरिटी ना आ जाए, जब तक FSH LH का हार्मोन का लेवल ना बढ़े। फिर जब पुबर्टी आने पर FSH LH हार्मोन का लेवल राइज करेगा, फिर ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा फर्स्ट पोलर बॉडी में सेकेंडरी oocytes में, ये डिजेनरेट करेगा, ये आगे बढ़ेगा। फिर सेकेंडरी oocytes अपना मियोसिस 2 शुरू कर देता है, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन से पहले तक अपने मियोसिस 2 को रोके रहता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा सेकेंडरी oocyte जो है फिर डिवाइड करेगा 2 सेल में, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम में। फिर ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि एक रिप्रोडक्टिव लाइफ में फीमेल जो है कितना नंबर ऑफ एग यूज कर पाती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि देखिए कि NCERT में लिखा हुआ है कि जन्म से पहले तक 2 मिलियन कपल ऑफ लिखा हुआ NCERT का लाइन है कि कपल ऑफ ऊगुनिया आर प्रेजेंट। तो कपल मतलब कि 2 मिलियन, कपल में 2 होता है ना, तो 2 मिलियन जो है लगभग प्रेजेंट होता है। जैसे हम बताते हैं आपको कि 20वें सप्ताह में 7 मिलियन ऊगुनिया प्रेजेंट होता है। 20वें सप्ताह में कितना ऊगुनिया प्रेजेंट होता है, तो 20वें सप्ताह में 7 मिलियन ऊगुनिया प्रेजेंट होता है। लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग एटरेसिया कहते हैं। अब ये एटरेसिया का क्या कारण है, ये अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता है कि वाई जो क्यों फॉलिकल्स जो है डिजेनरेट करने लगता है। अभी तक कोई जानता नहीं, बस इतना जानता है सब कि जो एटरेसिया प्रोसेस होता है, एटरेसिया प्रोसेस करने का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से फॉलिकल डिजेनरेट करता है। अब ये फॉलिकल्स का डिजेनरेट करने का प्रोसेस जो है इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेके पुबर्टी तक करता रहता है। उसके बाद भी मतलब कि थ्रू आउट द लाइफ जो है ये एटरेसिया प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि फॉलिकल्स का डिजेनरेशन। तो सबसे शुरू में 7 मिलियन, सबसे शुरू में कितना रहता है 7 मिलियन, लेकिन 20वें सप्ताह के बाद क्या होता है कि वो डिजेनरेट करने लगता है। डिजेनरेट करते करते 2 मिलियन पहुंच जाता है। फिर उसका जन्म से जैसे पहले देखा जाए तो लगभग 2 लाख के अराउंड, जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में जो है ऊगुनिया प्रेजेंट होता है या प्राइमरी oocytes। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये मैच्योरिटी आने पर जब आप गर्ल चाइल्ड जो है मैच्योर हो गई है, तब ये अगर क्वेश्चन आता है कि मैच्योरिटी आने पर कितना ऊगुनिया प्रेजेंट होता है, तो मैच्योरिटी आने पर देख लीजिएगा कि एट पुबर्टी यानी कि जवानी आने पर लगभग जो है आपको 60,000 से लेके 80,000 के अराउंड, जो NCERT के अकॉर्डिंग कि एट पुबर्टी जवानी आने पर कि 60,000 से लेके ओनली 80,000 जो है आपको ये oocytes जो होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि फॉलिकल्स। तो फीमेल में कितना फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है 60,000 से 80,000, लेकिन 60,000 80,000 जो है पुबर्टी आने पर प्रेजेंट रहता है। और लेकिन फीमेल गर्ल अपने पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितना एग इस्तेमाल करती है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मेनी एग यूज बाय द फीमेल इन हर रिप्रोडक्टिव लाइफ, उसके अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितना एग यूज करती है। तो पहले इसको निकालने का तरीका क्या है कि एक मंथ से एक ओवरी से एक एग निकलता है, तो एक महीने में एक एग, तो एक साल में 12 एग निकलता है। मतलब एक साल में कितना एग निकलता है, एक साल में ओनली 12 एग, एक साल में 12 एग रिलीज होता है। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है कितना, तो मान के चलते कि 14, तो 15 से अगर मान के चलते हैं 15 से 45 तक, 45 के बाद जो मीनोपॉज हो जाता है ना, 45 से मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज के बाद फीमेल जो है फर्टिलिटी लॉस कर देती है, उसके बाद उसके अंदर एग नहीं बनता, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो 15 से 45 के बीच में कितना साल हुआ, तो 5 अब 20 अब 30 लगभग हुआ ना, 30 साल। तो फीमेल जो है अप्रॉक्स 30 साल जो है वो रहती है क्या, अप्रॉक्स 30 साल जो उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ रहता है।
30 साल क्या रहता है उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो 30 साल तक उसका जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ रहता है। तो एक साल में 1 ईयर, एक साल में जो है अगर 12 एग रिलीज होता है तो 30 साल में कितना होगा, 12 × 36 360, तो 360 एग जो है अप्रॉक्स में। तो ये कोई वो नहीं है, डिफिनिट नहीं है, तो इसीलिए एक रेंज लिया जाता है कि 300 से 400 के बीच में एग जो है फीमेल यूज करती है अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में। अच्छा अब देखिए कि 300 से 400 मात्रा में एग यूज करती है अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में, और उसमें होता है कितना, 60,000 से 80,000 तक जवानी में प्रेजेंट रहता है एग। तो 300 यूज की, अब वो 60,000 कहाँ गया, तो बाकी सब जो है वो डीजेनरेट कर गया एट्रेसिया प्रोसेस से। बस यही होता है कि वो यहाँ पे हमने ये बताने का कोशिश किया आपको कि एट्रेसिया प्रोसेस जो है वो इंट्राइम्ब्रियोनिक लाइफ से लेके हुए जवानी तक चलता रहता है। उसके बाद ही जब तक जो है मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है एट्रेसिया चलता रहता है। हर साल जो है लगभग 1000-2000 जो oocyte जो है वो डीजेनरेट होने लगता है। लेकिन जो है यूज़ कितना कर पाती है फीमेल इन रिप्रोडक्टिव लाइफ, तो 300 to 400 के बीच में एक रेंज माना जाता है, उतना ही फीमेल जो है अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में यूज कर सकती है। अब जो है कि oogenesis प्रोसेस को हम ये डायग्रामेटिकली आपको समझा दिए। अब इसको जो है हम नोट्स वाइज जो पॉइंट वाइज लिखेंगे, फिर से आपको समझाएंगे। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.